तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे मुंबई से, बॉलीवुड से आई सबसे बड़ी खबर की। बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टूडियो मालिक, जहाँ पे बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्मों की शूटिंग हुई, बहुत लोग वहाँ पे शूटिंग करके करोड़ोंपति बन गए, लेकिन उस स्टूडियो के मालिक और डायरेक्टर नितिन देसाई को खुदकुशी करनी पड़ी, क्योंकि उनके सर के ऊपर 252 करोड़ रुपए का कर्जा था। अब देखिए, ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पैसे की कभी कमी नहीं होती और नितिन देसाई जैसे बड़े आर्ट डायरेक्टर और बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टूडियो के मालिक, ऐसी क्या बात हो गई? पहली बात तो उनको लोन क्यों लेना पड़ा, और उसके बाद वो लोन चुकाने में चूके कैसे? दोस्तों, बहुत से कारण हैं, लेकिन मैं नितिन देसाई को जानता था, ज़्यादा मिला नहीं, लेकिन जो 3-4 मुलाकात हुई, बहुत नहायत ही शरीफ, हम्बल और बड़े ठहरे हुए स्वभाव वाले व्यक्ति थे। कोई उनमें अकड़ नाम की या शो ऑफ करने की बात नहीं थी। वेरी टैलेंटेड पर्सन, वेरी क्रिएटिव। और उनकी फिल्में जो उनके स्टूडियो में बनी, उनमें अगर आप उनका सेट देखिए उन फिल्मों के, आपको लगेगा नहीं कि वो एक स्टूडियो में शूट हुए हैं। ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल असली लोकेशन पे शूटिंग की गई है। आप सब लोगों ने जोधा अकबर देखी होगी, उसकी शूटिंग वहीं पे हुई थी। हम दिल दे चुके सनम इतनी बड़ी सुपर हिट फिल्म बनी थी, उसकी शूटिंग भी वहीं हुई। वहीं पे जोधा अकबर की शूटिंग हुई, बाजीराव मस्तानी की। वहीं पे लगान फिल्म आमिर खान की, उसकी शूटिंग भी वहीं हुई थी। तो दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग जिस स्टूडियो में हुई, और वो स्टूडियो जो महज 20 साल पुराना भी नहीं था अभी, 2005 में उसका उद्घाटन हुआ था। मुझे याद है, मैं डीएनए अखबार में नौकरी करता था और उस उद्घाटन के समय एक दिन बाद हमें वहाँ पे प्रेस का विजिट रखा गया था, जहाँ पे मुंबई के सब बड़े जर्नलिस्ट गए थे, उनमें मैं भी एक था। और एक दिन पहले उस स्टूडियो के उद्घाटन में तब के जो मुंबई के, महाराष्ट्र के, बल्कि देश के बहुत बड़े नेता थे, बाला साहेब ठाकरे, वो मौजूद थे और वो उनके पड़ोसी भी थे। आखिरी दिनों में बाला साहेब अपने घर मातोश्री के साथ साथ अपना जो उनका फार्म हाउस था, वो इसी एनडी स्टूडियो के, एनडी शॉर्ट फॉर्म नितिन देसाई के लिए कहा जाता है, उस स्टूडियो के ऑपोजिट बाला साहेब ठाकरे का फार्म हाउस था। उसके थोड़ा आगे जाके मिथुन चक्रवर्ती का फार्म हाउस हुआ करता था, जो बाद में शायद उन्होंने बेच दिया। और वहीं पे हमारे एक और मित्र थे, उनका भी एक छोटा सा फार्म हाउस था। उस इलाके में काफ़ी सारे बड़े लोगों के, और साथ में जो महाराष्ट्र के पुराने मुख्यमंत्री रहे हैं विलासराव देशमुख, उनका भी फार्म हाउस था। उनके साथ तो बहुत करीबी फैमिली रिलेशन थे। और आज भी जब नितिन देसाई की मौत के बाद सबसे पहला जो बयान आया, वो विलासराव सावंत के बेटे रितेश देशमुख का था। उनका फैमिली रिलेशन, पड़ोसी थे, मिलते गिलते रहते थे। तो दोस्तों, कैसे हुई एक इतने टैलेंटेड और बहुत बढ़िया ह्यूमन बीइंग की मौत, जिसने सबको दुखी किया। कहते हैं ना, कर्जे का वजन जो होता है वो मौत से भी भारी होता है। 2005 से 18 साल तक स्टूडियो चलाए, और वहीं पे अमिताभ बच्चन के ब्लॉकबस्टर शो कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग भी वहीं पे होती है। बहुत सारे, और वो सच्चाई से सामना क्या है, सच से सामना, उसकी पूरी शूटिंग उस सीरियल की भी उसी स्टूडियो में हुई।
बहुत बड़ा एरिया, 52 एकड़ का, 52 एकड़, जिसमें छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, किला बनाया हुआ है, खुले मैदान है। और वहीं पे ग्वारिकर की फिल्म बनी थी पानीपत, उसकी भी शूटिंग वहीं पे। इतना बड़ा मैदान जहाँ पे सैकड़ों हजारों घोड़े ये वो लड़ाई कर सकते हैं, आर्मी फौज लड़ सकती है, इस किस्म का माहौल बिल्कुल असली लगने जैसा उस क्रिएटिव आर्टिस्ट ने, डिज़ाइनर ने, नितिन देसाई ने बनाया था। और अब देखिए हुआ क्या, जब आदमी किसी एक बार कर्जे के चक्कर में अटक जाए तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैं बताता हूँ थोड़ा सा क्रोनोलॉजी ऑर्डर कि कैसे कैसे नितिन के ऊपर कर्जे का बोझ सिर चढ़ के बोलने लगा। ये बात शुरू होती है थोड़े साल पहले, लेकिन लेटेस्ट ट्रिगर था जो एक जजमेंट उनके खिलाफ कुछ दिन पहले, पिछले महीने की 25 तारीख को आती है, 25 जुलाई को। उस जजमेंट ने उनको बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। वो जजमेंट क्यों आई, क्या हालात थे, थोड़ी सी ब्रीफिंग मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको एहसास हो जाए कि इतना बड़ा आदमी, करोड़ों का मालिक, और वो जो प्रॉपर्टी है मैं आपको बता दूँ आज के दिन में 600-700 करोड़ की प्रॉपर्टी है। क्यों उसको ये प्रॉपर्टी बेचने का मौका नहीं मिला, कौन थे वो लोग जिन्होंने उसमें टांग अड़ाई, वो भी आपको बताएंगे। पहले आप देख लीजिए पुलिस के जो सोर्सेज हैं, जब ये केस रजिस्टर हुआ आज सुबह, उन्होंने बताया कि बुधवार की सुबह उनकी लाश सेकंड फ्लोर पे उनका जो रहने का कमरा था उसमें से पंखे से लटकी हुई मिलती, जो उनके एक सहयोगी ने पुलिस को बताया, और उसके बाद उस लाश को उतारा गया। हुआ कुछ ऐसे कि 25 तारीख को जजमेंट आती है नेशनल कंपनी NCLT, नेशनल कंपनी, उसका पूरा नाम दिया हुआ है यहाँ पे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये वो ट्रिब्यूनल है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज के जो रजिस्टर्ड होती हैं और ऑफिशियली लोन दे सकती हैं, ले सकती हैं, दो बड़ी कंपनीज का डिस्प्यूट हो जाए तो वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाता है। उस ट्रिब्यूनल की बड़ी लंबी चौड़ी बहस के बाद जो जजमेंट आती है वो नितिन देसाई के खिलाफ आ जाती है। अब ये मामला शुरू कैसे हुआ, ये ट्रैप, इतने बड़े ट्रैप में वो फंस कैसे गए, ये मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी शुरू होती है 2016 में। ये वो समय था जब बड़ी बड़ी फिल्में मुंबई से शिफ्ट होके बनने लग गई हैदराबाद में, रामाजी स्टूडियो में, रामाजी राव क्या स्टूडियोज। बहुत से लोग वहाँ जाने लगे क्योंकि उसके किराए कम थे, मुंबई से दूर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती थी और आम लोग वहाँ पे तंग नहीं करते थे। मुंबई में थोड़ी समस्या ये होती है कि जो उनका स्टूडियो था वो 80 किलोमीटर दूर था। मुंबई से आप निकलो, पूरा ट्रैफिक क्रॉस करके आपको पनवेल जाके मुंबई पूना ओल्ड जो रोड है, ओल्ड एक्सप्रेस हाईवे है, उसमें से जाके आगे कर्ज चौक से लेफ्ट जाके 3-4 किलोमीटर अंदर जाके वो आता। थोड़ी सी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी काम जो बहुत अच्छी तरह शुरू हुआ था वो थोड़ा सा कम पड़ने लगा जब बहुत सी हिंदी फिल्में साउथ इंडियन फिल्मों के रीमेक को लेके बनने लगी और फिल्में बनने की गिनती भी कम हुई। कॉरपोरेट वर्ल्ड फिल्मों में आ गया, प्राइवेट प्रोड्यूसर कम होने लगे, तो जहाँ जहाँ जिन लोगों की सेटिंग थी वहाँ वहाँ लोग जाने लगे। थोड़ा सा बिजनेस ठंडा होता नज़र आ रहा था नितिन देसाई को 2016 में।
तो वो क्या करते हैं, 2016 में वो RCL फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से 150 करोड़ का लोन लेते हैं और उस लोन के ऊपर जो गारंटी देते हैं लोन की, उसमें अपने स्टूडियो के पेपर, एक पवई बहुत पॉश एरिया है मुंबई का, वहाँ पे इनका ऑफिस हुआ करता था, उस ऑफिस के कागजात ये सब एज कोलैटरल उस कंपनी के पास रखते हैं। तो 2016 से ये करते करते इनका जो इंस्टॉलमेंट होती है लोन की, जो तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए महीने की हो जाती थी, वो जो इंस्टॉलमेंट हर महीने भरनी होती थी, वो समय पे नहीं भरो तो और दिक्कत आती थी। तो कहीं ना कहीं जब लोन टूटना शुरू हुआ, इंस्टॉलमेंट लोन की भरनी रेगुलर नहीं हुई, तो ये कंपनी जिससे लोन लिया था वो 2018 में इनको लीगल नोटिस दे देते हैं कि अगर आपने जल्दी पैसा नहीं दिया तो हम आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने उस लीगल कार्रवाई से बचने के लिए नितिन देसाई ने उसी कंपनी से एक 35 करोड़ का लोन और ले लिया। 35 करोड़ का लोन इसलिए लिया कि जो पुराना बकाया था, जो इंस्टॉलमेंट टूट गई थी, उसका कर्जा, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो दे दिया जाए। तो कंपनी ने अपना 4.5 करोड़ रुपया इंटरेस्ट का कट करके बाकी 31.5 करोड़ नितिन देसाई को दे दिया। तो इस तरह से जो पूरा जो इंटरेस्ट उस समय तक जो कर्जा था 150 करोड़ का, उसके ऊपर कर्जा 85 करोड़ का हो गया था ब्याज इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को, बढ़ते इंटरेस्ट को काबू में लाने के लिए इन्होंने 35 करोड़ और लोन लिया। तो इस तरह से जो टोटल लोन था वो पहला वो इंटरेस्ट वापस करके 31 करोड़ वो 150 पहले का, तो टोटल जो कर्जा था वो नितिन के सर पे 181 करोड़ का हो गया। तो उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं कि इतने समय में आपने नहीं दिया तो ये हो जाएगा, भर दिया तो ये हो जाएगा। तो 2018 में लोन लेके नितिन देसाई ने कुछ और इधर उधर से अपना ऑफिस को बेच के कुछ करके कुछ पैसा और वापस किया, लेकिन डिफ़ॉल्ट बढ़ते चले गए, इंटरेस्ट बढ़ता गया और जो मूल था, जो बेसिक था, वो कम नहीं हो रहा। तो बात चलते चलते जनवरी 2020 तक पहुंच गई, मतलब 2 साल और नितिन ने खींचा उस कंपनी के साथ। तो 2020 में इन लोगों ने इंटरेस्ट जो था वो बढ़ के 4 करोड़ 17 लाख फिर हो गया, जो नहीं भरा गया। और मार्च 31 में इस कंपनी ने अपने आप को दिवाला घोषित कर दिया जब पैसे नहीं दे सके। अब जो दिवालियापन की प्रोसीडिंग जो हैं वो कोर्ट में चलती हैं, नेशनल ट्रिब्यूनल में। उसमें जो कंपनी के ऊपर जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जानी थी इंटरेस्ट की इमीडिएट देने के लिए, वो नीलामी से बचने के लिए, वो 33 करोड़ हो गई। वो भी इनके पास भरने को नहीं था। तो मई 2022 में कंपनी ने फिर लोन डिफ़ॉल्ट हो गए और अपना पैसा वापस करने से हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू होती है। तो कंपनी के बढ़ते बढ़ता जो लोन था वो 247 करोड़ रुपया हो गया इंटरेस्ट मिला के, और अगले 2 महीनों में बढ़ते बढ़ते अब जब फैसला आया तो वो पूरा लोन जो 150 करोड़ एक था, 31 करोड़ एक था, 181 करोड़, वो 252 करोड़ का हो गया। और उसके साथ ही 25 तारीख को NCLT की नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसका फैसला आ गया कि आज से आपके जितने असेट्स हैं इनके मालिक वो लोग होंगे जिनका आपने कर्जा देना है। अब इसमें जो
ऑर्डर आया 25 तारीख को, तो उसके लिए कुछ अपने वकीलों के साथ कुछ स्टे और मिले, कोर्ट से कुछ टाइम मिले, उसको लेने के लिए नितिन देसाई अपने खास दोस्त के साथ 28-29 तारीख को अगस्त को दिल्ली जाते। दिल्ली अपने कुछ हर आदमी लास्ट डे ट्रैवल करता है, कुछ बड़े पॉलिटिशियन, कोई मंत्री संतरी, कोई पुराने ऑफिसर मिल के किसी तरह कोई समय की मोहलत मिल जाए, पैसा तो देना है जिसका देना है, लेकिन कुछ मोहलत मिल जाए तो मैं कुछ एक कोशिश और करके देखूं, शायद वो पूरी नहीं हुई। तो पहली तारीख की रात को, बुधवार की इवनिंग को, वो दिल्ली से फ्लाइट से अपने दोस्त के साथ वापस मुंबई लौटते और अपने घर नहीं जाते, सीधे एयरपोर्ट से अपने स्टूडियो में, जो उन्होंने अपने बहुत मेहनत की कमाई से बनाया था, अपने खून से सींचा था, अपने सपने वहाँ पे बुने थे, देखे थे, वहाँ चले जाते हैं और रात को अपने जो दोस्त थे, जो मुलाजिम थे, उनको गुड नाइट कह के अपने कमरे में चले जाते हैं। और सुबह जब लोग जाके देखते हैं तो वो उनकी लाश लटकी हुई मिलती है। तो खालापुर पुलिस स्टेशन वहाँ से नज़दीक पड़ता है रायगढ़ ज़िले में, उनको इन्फॉर्म किया गया, पुलिस ने आके उस बॉडी को उतारा और जब इनिशियल जो पूछगिछ हुई सुबह से आज अभी तक, ये घंटे जो हैं 12 घंटे, इसमें एक मोबाइल फ़ोन पुलिस को मिला है, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। शुरुआती जांच में, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, शुरुआती जांच में उस मोबाइल फ़ोन में पुलिस को 4 ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली हैं। उन ऑडियो रिकॉर्डिंग जो हैं वो 4 डिफरेंट व्यक्तियों से है। ये चारों के 4 बहुत बड़े व्यक्ति, एक तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हाउस से जुड़ा हुआ शख्स है, दूसरा इसी तरह फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है देश का, इसी तरह के 2 लोग और हैं। अब पुलिस उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को सुनेगी, या अब तक तो सुन भी लिया होगा। उनमें क्या ये बड़े लोग नितिन देसाई के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे या उसका कोई समझौता करवाने की कोशिश कर रहे थे? लेकिन अगर समझौता करवाने की कोशिश की होती तो नितिन देसाई को अपनी जान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि उसके ऊपर कंपनी बोर्ड, कंपनी ट्रिब्यूनल के अलावा कुछ इन लोगों का प्रेशर भी था जो इस पूरे प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर थे। उनमें एड लैब्स नाम की एक कंपनी भी, आपको इशारा दे देता हूँ मैं, आप समझ जाओगे किसकी बात कर रहे हैं। एड लैब्स का स्टेक भी था और हम इतने बड़े प्रेशर के नीचे चलते हुए जब नितिन को रास्ता नहीं मिला तो वो शरीफ आदमी वो बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके दोस्तों ने, मेरी 2-3-4 दोस्तों से बात हुई, हमारे पुराने शिवसेना के एमएलए हैं, उनसे बात कर रहा था मैं, उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले उन्होंने नितिन को सलाह दी थी कि तुम ये बेच के सबका पैसा वापस कर दो और उससे 20-30-40 किलोमीटर आगे जाके कहीं थोड़ा इंटीरियर में एक नया स्टूडियो बना लो। इतनी महंगी ज़मीन है आपकी, ये 52 एकड़ इकट्ठी एक जगह पे, जिसमें सब फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं, 150-200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अंदर बनी हुई है, इक्विपमेंट है, लाइटें हैं, ये है, वो है, सेट है, स्टूडियो है, सब कुछ है। तो वहाँ पे आप अपनी बचाओ, लेकिन उसको शायद इस प्रॉपर्टी से बहुत प्यार है। एक जैसे एक बच्चे को आदमी पालता है, बड़ा करता है, उसी तरीके से कुछ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी नितिन देसाई की अपने इस एनडी स्टूडियो से। वो शायद वो माहौल नहीं छोड़ना चाहता था और उस आदमी ने सुसाइड कर लिया। अब देखिए 2016 में बिजनेस कम होता है, 4 साल तक वो आदमी कोशिश करता है कर्जे से निकलने की, लेकिन 2020 में 19 में
कोरोना आ जाता है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ठप हो जाती, शूटिंग होने का नाम नहीं, सब बंद। तो अब जब आमदन आपकी खत्म हो गई, आप इंटरेस्ट कहाँ से दोगे, और जो उसका जो मूल है वो कहाँ से दोगे। तो जब आदमी, इसीलिए कहते हैं डेब्ट ट्रैप, ये एक जाल है जो शिकारी शिकार पकड़ने के लिए डालते हैं। जो आदमी इसके जाल में एक बार फंस गया तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। अब 57 साल की उम्र, 57 साल, ये कोई खुदकशी करने की उम्र नहीं होती, वो भी जब आपके पास 700-800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। अब क्यों इतना बड़ा रिस्क लेते हो, बेच देना चाहिए था, जान तो बचती थी। अब उसकी बीवी भी इसके केस में इन्वॉल्व होगी बेचारी, क्योंकि उसको भी साथ में कुछ पेपर पे साइन किए हुए थे। अब उसको भी इसमें सब प्रॉपर्टी बेचने में हिस्सा देना पड़ेगा। अब कोशिश हो रही है, मुझे दोस्तों ने बताया कि कुछ बड़े लोग इंडस्ट्री के बीच में पढ़ के कुछ कोशिश कर रहे हैं, उन 4 बड़े लोगों से मिल के केस में से कुछ हिस्सा जो है वो उसकी फैमिली को दे दिया जाए, पूरे का पूरा आप लोग मत ले जाना। इस किस्म की बातें चल रही हैं, बिकॉज ही वाज अ थॉरो जेंटलमैन। सो दोस्तों, ये कहानी फिल्म इंडस्ट्री की जो दूर से देखने में बहुत सुहावनी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अच्छी तब तक है जब तक आपके पास पैसा, काम है। फिल्म इंडस्ट्री में लोग काम मांगते हैं, एक आध प्रोजेक्ट में बहुत कम पैसों में भी काम कर लेते हैं, क्योंकि अगर आज हम बढ़िया काम करेंगे तो हमारा काम देख के दूसरी फिल्म का दूसरा सीरियल मिलेगा। और इतनी बड़ी जगह एक स्टूडियो में मुंबई में कहीं नहीं, 8-10 एकड़ से बड़ा स्टूडियो मुंबई में कोई भी नहीं है। तो अब देखिए, इतना कुछ होते हुए भी आदमी को अपनी ज़िंदगी से जाना पड़ा। अब देखना होगा वो 4 लोगों का नाम सामने आता है या नहीं आता है, क्योंकि बहुत ही बड़े असर रसूख वाले लोग हैं। अगर उनकी कोई वो रिकॉर्डिंग में ऐसी बात पुलिस को मिल जाती है तो अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज उनके ऊपर लगेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस इस मामलों में ज़्यादा ढील नहीं बरतती, तो प्रोफेशनल एटीट्यूड रखती। तो शायद जाने के बाद ही कुछ इंसाफ मिल सके। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में मुंबई से जुड़े, वहाँ के क्राइम से जुड़े, वहाँ के अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।